हैं इडियम्स, कुछ लोग आइडियोम्स भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, मुहावरे। तो पहले मैं बता देता हूं कि एग्जाम में कैसा आता है। एग्जाम में आपको एक कोई मुहावरा दिया होगा अंग्रेजी में, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए होंगे। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मुहावरा आपको एक सेंटेंस में कहीं छुपा हुआ होगा। जहां छुपा हुआ होगा या तो वो उसको अंडरलाइन कर देंगे या फिर बिल्कुल छुपा ही हुआ होगा। तो उसमें पूछा जाएगा कि इस मुहावरे का क्या मीनिंग होता है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको दोनों ही तरह के क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर लें। इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों कि मुहावरा हम लोग याद कर लें और उसकी मीनिंग याद कर लें। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव किया है कि हम लोग मुहावरा और मीनिंग तो याद ही करें और उसका एक वाक्य प्रयोग भी करें, जिससे कि हम लोग उसे और ज्यादा समझ पाए। कोशिश मैंने की है कि वाक्य प्रयोग में थोड़ा करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और या फिर वाक्य प्रयोग वही मैं आपको दे दूं जो एग्जाम में आया। इस तरह का मैंने कोशिश किया है यहाँ पर। तो चलिए कुछ मुहावरे हम लोग लिख लेते हैं। A hard nut to crack। तो नट उस तरह की चीजें होती हैं जो दाने में होता है। जैसे आप बता रहे हैं अखरोट, तो अखरोट को बोला जाता है वॉलनट, और उसी तरह मूंगफली को बोला जाता है ग्राउंड नट। तो यानी कि कोई भी दाना जो होता है, और जैसे काजू को बोला जाता है क्या, कैश्यू नट। वेरी गुड, है ना। और वैसे बादाम का नट करके नाम नहीं, बादाम तो आलमंड होता है। तो यहाँ नट 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 ये सारी चीजें जो है क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फोड़ के खाई जाती है ना, फोड़ के खाई जाती हैं। तो इसकी वजह से कुछ नट जो होते हैं जैसे मूंगफली वो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जो वॉलनट है यानी कि आपका अखरोट है वो थोड़ा मुश्किल से टूट जाता है। तो इसीलिए अ हार्ड नट टू क्रैक किसके लिए बोलते हैं, क्रैक माने फोड़ना हो गया यहाँ पर। तो अ हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। किसको बोलते हैं, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम जिसे क्रैक करना यानी जिसे सॉल्व करने में आपको समस्या हो, वो क्या हो जाएगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। वाक्य प्रयोग में जाते हैं तो हम लोग भाई हमारे जैसे किसी भी देश की समस्या, जैसे भारत जैसे देश की समस्या, जनसंख्या बहुत बड़ी परेशानी है और उसको जल्दी से लोग सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पर बात जरूर की, इंदिरा गांधी ने थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने की कोशिश की, उनकी सरकार को गिरा दिया गया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ओवर पॉपुलेशन यानी कि अत्यधिक जनसंख्या। ओवर पॉपुलेशन को जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना। तो हम लोग डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान पाना काफी कठिन है। A hard nut to crack। तो क्या होगा बच्चों, एग्जाम में या तो आपको ये दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में ये लिखा रहेगा, तो आपको ये वाला टिक कर देना है। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन ये होगा, आपको एग्जाम में एक ऐसा लंबा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें या तो ये अंडरलाइन होगा या अंडरलाइन नहीं होगा। उन दोनों ही केसेस में पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में जो भी मुहावरा है, इडियम्स फ्रेज है, उसको आप ढूंढिए और उसकी मीनिंग निम्न में से किसके सबसे करीब। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लोजेस्ट टू द इडियम मेंशन्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऐसे लिखकर आपको आएगा। फिर 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में ये छिपा हुआ होगा। तो वो 4 जहां पे भी ये होगा उसको आप टिक कर देंगे या क्लिक कर देंगे। तो अब चलिए अगले में आते हैं, अ थॉर्न इन द फ्लैश। देखिए थॉर्न यानी कांटा और फ्लैश यानी मांस। फ्लैश माने होता है मांस,
ठीक है। तो अगर किसी के मांस में कांटा चुभा हुआ है तो वो व्यक्ति काफी ज्यादा परेशानी में होगा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे अ रीजन ऑफ कांस्टेंट एनोयंस, मतलब कि लगातार परेशान, एनोयंस का मतलब परेशानी हो गया, लगातार परेशानी का कोई कारण, ठीक है। थॉर्न ऑफ कांस्टेंट अनोयंस लिख लीजिए, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग आ जाते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए? कश्मीर किस चीज से लगातार परेशान रहता है? जम्मू कश्मीर आतंकवाद से। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। तो हम लोग क्या कहेंगे? टेररिज्म इज अ थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ कश्मीर, है ना। कश्मीर के लिए लगातार समस्या का कारण है क्या? आतंकवाद। अ थॉर्न इन द फ्लैश, ठीक है। एट द बेक एंड कॉल, एट द बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? टू बी इन फुल कंट्रोल ऑफ समवन, जब आप किसी दूसरे के कंट्रोल में पूरी तरह हों तो आप क्या कहेंगे? आप उसके बेक और कॉल में हैं, उस व्यक्ति के, ठीक है। तो अभी मैं सेंटेंस में लिखूंगा तो और समझ में आएगा। टू बी इन फुल कंट्रोल ऑफ समवन, ठीक है। तो अब किसी को भी अपनी बीवी का गुलाम बना लिया जाए, जोरू का गुलाम बना दिया जाए और नाम लिख देते हैं महेश, ठीक है। आई होप क्लास में कोई बच्चा महेश नहीं है इस समय, ठीक है। तो महेश इज एट द बेक एंड कॉल ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। तो महेश जो है अपनी पत्नी के इशारों पे नाचते हैं, जो भी पत्नी कहती है वो फटाफट मान लेते हैं और हमेशा हाँ ही कहते हैं। महेश इज एट द बेक एंड कॉल ऑफ हिज वाइफ। तो यहां पर मुहावरा कहां है अपना? एट द बेक एंड, ठीक है। जिसका मतलब है किसी व्यक्ति के पूर्ण नियंत्रण में आ जाना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी अगर आप चाहें तो जब मैं बोलता जाता हूँ, जैसे अभी मैंने पूर्ण नियंत्रण बोला, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ट्रेन इस हिसाब से करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में आंसर आएगा, तो आप बिना हिंदी में कन्वर्ट किए चीजों को सीखें। मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन आए और इंग्लिश में ही आप तुरंत आंसर पहचान लें। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, आप इसे हिंदी में याद किए हुए बैठे हैं और जो हिंदी में याद किए हुए बैठे हैं उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करें और फिर अपना सही आंसर टिक करें। ऐसा करने में आपको टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम आपका ज्यादा होगा और अंग्रेजी में आपका पेपर छूट जाएगा। आपको बता दें बच्चों, 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के अगर आते हैं, किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 50 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कर लेने चाहिए। जब अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन 15 मिनट में आप कर लेंगे, तभी तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप टाइम बचा पाएंगे। तो इसलिए अंग्रेजी में स्पीड लाना आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत फायदा देगा। एसिड टेस्ट, अभी आजकल भाई कोरोना वायरस चल रहा है तो टेस्टिंग का बहुत ज्यादा बात होती है हमेशा। तो एसिड टेस्ट का मतलब होता है अ क्रिटिकल टेस्ट। क्रिटिकल टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जो काफी जरूरी है और जो रिजल्ट्स भी अच्छे देता है, ठीक है। तो या कुछ लोग ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है श्योर टेस्ट, ठीक है, मतलब जिसका रिजल्ट श्योर हो, तो रिजल्ट से आप पक्का पता कर सकते हैं कि हाँ ये जो बात कह रहा है सही कह रहा है। जैसे किसी का कोरोना वायरस मान लीजिए कि टेस्ट RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो पक्का है कि उनको कोरोना होगा, है ना। तो हम लोग वही लिख लेते हैं, चलिए। RT-PCR इज एन एसिड टेस्ट
फॉर कोविड-19 या कोरोना वायरस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा भाई आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आरटी का मतलब होता है बच्चों रियल टाइम। क्या होता है? रियल टाइम। चलिए टी भी कैपिटल लिख देते हैं। और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इतना आप जान लीजिए पॉलीमर होते हैं टेस्ट के अंदर। टेस्ट का जो लिक्विड होता है उसमें पॉलीमर होते हैं और वो क्या करते हैं कि अगर वायरस होगा तो उसको एकदम से बढ़ा देते हैं। मतलब कि आपके शरीर में नहीं, आपके पहली बात तो मैं बता देता हूं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट होता कैसे है। आपके नाक से और आपके गले से एक एक सैंपल लिया जाता है और उसको एक लिक्विड में मिक्स कर दिया जाता है। वो जो लिक्विड होता है वो पॉलीमरेज होता है। पॉलीमरेज में जब वो लिक्विड मिल जाता है तो उससे एकदम से अगर आपके नाक से या मुंह से एक भी वायरस होगा उसमें, तो वो वायरस पॉलीमर का सहारा पाके एकदम से बड़ा हो जाता है। मतलब खूब सारे वायरस हो जाते हैं। जब खूब सारे वायरस हो जाते हैं तो जब उन्हें टेस्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि हाँ सच में पॉजिटिव है। इसीलिए आरटी-पीसीआर जो है वो काफी तेज टेस्ट है। हालांकि एक और टेस्ट होता है जो इंसुलिन, जो आपको आपके अंदर से वैसा ही सैंपल लेते हैं और उसके बाद एक किट टाइप की होती है, वो रैपिड टेस्ट होता है। तो रैपिड टेस्ट के मुकाबले आरटी-पीसीआर जो होता है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल आ जाता है। देखिए ये आरटी-पीसीआर एग्जाम में पूछा जाए इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा बायो वाले एग्जाम में ज्यादा पूछा जाएगा, जहां पे बायो ज्यादा हावी होती। लेकिन हाँ बड़े एग्जाम में जैसे यूपीएससी में, सीजीएल में या पीसीएस के एग्जाम में, वहां पे संभावना है कि ये पूछा जा सकता है। लेकिन कोविड-19 की अगर बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो जैसा आप ही लोगों ने बताया 19 का मतलब है साल 2019। कोविड में सी का मतलब, CO का मतलब है कोरोना, ये तो आप जानते ही हैं। V का मतलब है वायरस। ठीक है, VI का मतलब है वायरस। इनफैक्ट CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सीखना था? एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो एसिड टेस्ट मतलब क्रिटिकल टेस्ट या फिर श्योर टेस्ट। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये तो वाक्य प्रयोग हो गया और यहाँ पे थोड़ा हम लोग जीएस में चले गए, मतलब साइंस में चले गए। ठीक है, एन आई फॉर एन आई, तो इसका मतलब होता है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल का मतलब क्या होता है? बदले की भावना में होना, है ना। आंख के बदले आंख, मतलब कि आपकी आंख किसी ने अगर फोड़ दी है तो आप भी उसकी आंख फोड़ दें, है ना, या चांटे का बदला चाटा। तो इसी तरह का एक और होता है, वो भी इडियम्स में ही आएगा, जहां पे हम लोग बोलते हैं टिट फॉर टैट, है ना। टिट फॉर टैट भी वही है, आई फॉर एन आई भी वही है। दोनों का मतलब है कि व्यक्ति कैसा है? रिवेंजफुल है, यानी कि बदला लेने की भावना में है। अब इसी बात पे एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, वो बड़े ही फेमस व्यक्ति ने कही थी, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और वापस आपने उसकी आंख फोड़ दी, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? फिर आपने उसके किसी रिश्तेदार की आंख फोड़ दी, उसने आपके किसी रिश्तेदार की आंख फोड़ दी। ऐसे करते करते एक राउंड पूरी दुनिया में चलेगा, सबकी एक एक आंख फोड़ जाएगी। फिर दूसरा एक और राउंड चलेगा जिसमें दूसरी दूसरी आंख फोड़ जाएगी,
और ऐसे करके पूरी दुनिया जो है बदले की भावना में अंधी हो जाएगी। ये बात कही थी किसने, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। ये बात कही थी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को भी भाई काफी अंग्रेजी आती थी, बहुत विदेश यात्रा उन्होंने की है। और ये भी सवाल बच्चों पूछा गया था एक एग्जाम में, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये किसने कहा, ये किसके शब्द हैं? तो उसमें भी 4 ऑप्शन थे और आंसर था महात्मा गांधी। ठीक है, एट वंस का मतलब होता है बच्चों तुरंत, इमीडिएटली, है ना, यानी कि प्रॉम्प्टली, इंस्टेंटली, एट द सेम टाइम, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं लिख देता हूं सारे, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, मतलब 4 इनमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आएगा वो सही होगा, और एट द सेम टाइम। अगर मान लीजिए कोई इन्हीं को 4 ऑप्शन बना देता है तो चारों सही है बच्चों, ऐसी बात नहीं है, सही सब है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर यही 4 ऑप्शन है, इनमें आपको चूज करना है कि सबसे अच्छा कौन है, तो इंस्टेंटली सबसे अच्छा होगा, यानी कि उसी वक्त, उसी क्षण। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण। ठीक है, तो हम लोग अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डांट खाया और उसको बोला गया निकल जाओ, तो वो आदमी क्या होगा, चला जाएगा भाई, और उसके लिए आप बोलेंगे क्या, ही लेफ्ट द रूम। भाई इतना कस के चिल्लाया जाएगा किसी के ऊपर तो भाई तुरंत कट लेगा, है कि नहीं भाई। ही लेफ्ट द रूम एट वंस, यानी कि वो व्यक्ति तुरंत ही निकल गया। और उसी तरह यहाँ पे है एन आई फॉर एन। तो ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप लोग। चलिए आते हैं बच्चों एट होम पे। एट होम का मतलब क्या है भाई, घर में आप कैसा महसूस करते हैं। आप पूरा दिन काम करिए और फिर जब आप घर पहुंच जाते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप घर पहुंच के अच्छा लगता है आपको, है ना। और कभी भी आप मुसीबत में रहते हैं तो आप सोचते हैं कि यार किसी तरह घर पहुंच जाएं तो आराम से सब कुछ सही से हो जाएगा। अभी कोविड-19 हो गया तो सरकार ने क्या कहा है भाई, घर पे रहिए, है। तो घर पे आप क्या होते हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं भाई। घर आपके लिए क्या है, आरामदायक, कंफर्टेबल। तो एट होम का मतलब कंफर्टेबल होना होता है, कंफर्टेबल सिचुएशन में होना होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि केवल शरीर का आराम होता है, किसी भी तरह के आराम को एट होम बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग जाए तो आपको पैसे की फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी, पैसे की दिक्कत से आपको आराम मिल गया, तो ऐसी स्थिति में भी आप एट होम बोल सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफ अ बैंक क्लर्क शी वॉज फाइनेंशियली एट होम। यानी कि वो जो लड़की है उसको बैंक क्लर्क की नौकरी मिल गई और उसके बाद वो वित्तीय रूप से यानी कि पैसे से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गई, यानी कि पैसे की समस्या उनके घर में समाप्त हो गई। याद रखिएगा यहाँ पे एट होम का मतलब घर में नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप आराम में हैं, घर में ही नहीं है, आराम में भी है, ठीक है। फिर आ जाती है बात अकीलीस हील की। देखिए अकीलीस के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और उसकी वजह से ये अकीलीस हील निकल कर आया है। एक तो मूवी है ट्रॉय, ट्रॉय मूवी में अकीलीस था और उसी से मुझे थोड़ा इस कहानी के बारे में जानकारी मिली। था क्या कि अकीलीस एक देवपुत्र था। देवपुत्र का मतलब क्या है कि उनकी मम्मी जो थी वो मनुष्य थी लेकिन पिताजी कोई ना कोई भगवान थे। जैसे कि हमारा
कर्ण, कर्ण भी एक देवपुत्र था भाई। मम्मी उनकी, कर्ण की मम्मी कौन थी भाई? कुंती। और पापा कौन थे? सूर्य, सन, है ना। तो एक तरफ ईश्वर हो गए और एक तरफ मनुष्य हो गया। तो इनके बीच में जब संगम होता है तो देवपुत्र होते हैं। लेकिन देवपुत्र रहते जमीन में ही है, पृथ्वी में ही है, तो लेकिन उनके पास थोड़ी स्पेशल पावर होती है। तो उसी तरह का आदमी अकिलीस था। तब ये ग्रीक में या रोमन कहानियों में अकिलीस आता है। अब ये सही है या नहीं है वो तो अलग बात है। खैर, तो अकिलीस एक देवपुत्र था जिसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो उससे कोई जीत नहीं पाता था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि अकिलीस की मम्मी ने उसको कहा था कि इसको एक नदी में जाके डुबा दो, पूरा डुबा दो। नदी कौन सी थी? नदी का भी नाम कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो इंग्लिश ओरिएंटेड एग्जाम है। नदी का नाम था स्टाइक्स। अकिलीस को कौन सी नदी में डुबाया गया था? स्टाइक्स नाम की नदी में डुबाया गया था। तो अब मम्मी ने उनकी थोड़ा जल्दीबाजी मचाई, जब उसको नदी में ऐसा सर नीचे और पैर ऊपर ऐसे करके, मतलब उल्टा, मुंडी नीचे और पैर ऊपर ऐसे करके एक बच्चे को लिया। वो बच्चा अकिलीस था, उसको स्टाइक्स नदी में डुबा दिया। डुबाते समय मम्मी ने थोड़ी कंजूसी कर दी या जल्दबाजी कर दी कि अकिलीस की जो एड़ियां हैं वो नहीं डूब पाई। पूरा सर डूब गया, गला डूब गया, पूरा शरीर डूब गया, लेकिन एड़ियां नहीं डूब पाई। उनकी आंटी के हाथ भी डूब गए, लेकिन एड़ियां ना डूबने की वजह से अकिलीस का पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, परंतु एड़ियां नहीं हो पाई। तो अब जिसको अकिलीस को अगर मारना है तो वो क्या करेगा? उसकी एड़ियों में यानी हील पे शिकार कर देगा, हील पे वार कर देगा, तो अकिलीस मर जाएगा। वैसे अकिलीस अजेय है, उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसकी एड़ियों पे अगर आपने तीर मार दिया तो आप अकिलीस से जीत जाए। ऐसे ही रावण थे, रावण की नाभि में कमजोरी थी, शक्ति थी। ऐसे ही महाभारत में जंघा में प्रहार करने के लिए बोला गया था। किसको बोला गया था? दुर्योधन की जंघा पे प्रहार करने के लिए बोला। तो वहां पे भी वही था कि सब पूरा बॉडी उनका वज्र का हो गया था, लेकिन पत्ते वत्ते लगा लिए थे उन्होंने। कृष्ण जी ने थोड़ा सा धोखा दे दिया था दुर्योधन को। तो एनीवे, हम लोग अकिलीस पे तो अकिलीस हील का मतलब क्या है? कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसकी कोई एक छोटी सी वीकनेस है। ठीक है, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, मतलब एक छोटी लेकिन प्राण घातक कमजोरी। अब ये स्मॉल बट फेटल वीकनेस कैसी हो सकती है? मतलब किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी देश की भी हो सकती है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, किसी बिजनेस की हो सकती है। फेटल का मतलब होता है बच्चों क्या? प्राण घातक, मतलब जिससे कि सब कुछ चौपट हो जाए। व्यक्ति है तो मर जाए, बिजनेस है तो चौपट हो जाए। अब आपके इस एग्जाम्पल में मैं देता हूं 2G स्कैम का एग्जाम्पल, बताता हूं क्या है। 2G स्कैम जब हुआ था बच्चों, तो पहली बात तो 2G आप समझ लीजिए। 2G का मतलब सेकंड जनरेशन होता है। जैसे अभी आजकल जियो चल रहा है तो 4G चल रहा है। तो 2G में क्या होता था कि मोबाइल में केवल मैसेज वगैरह चले जाते थे। जैसे पहले ऐसा चोंगे वाला फोन होता था, तो जो चोंगे वाला फोन होता था वो 1G है, वो फर्स्ट जनरेशन है। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो चोंगे वाला फोन हट गया, मोबाइल आ गए, नोकिया 1100 टाइप के मोबाइल आ गए, जिसमें नंबर से कॉल किया जा सकता है और मैसेज भी टाइप करके भेजा जा सकता था, SMS भेज सकते थे उसमें, वो 2G था। फिर 3G आ गया। 3G में क्या हो गया कि इंटरनेट भी आ गया। और फिर जब 4G आया तो इंटरनेट, मैसेजिंग और कॉल तो था ही, इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, तो ये 4G है। अब क्या है कि कोई नया फीचर नहीं ऐड हो रहा है अभी भी। अब 5G भी आ जाएगा तब भी यही होगा, आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अब आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 4G में भी वीडियो कॉलिंग में जब ज्यादा देर तक वीडियो कॉलिंग होती है तो नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, बीच में दिक्कत होने लगती है। जब 5G आ जाएगा बच्चों तो फिर वीडियो कॉलिंग ही हुआ करेगी। फिर लोग ऐसे बात नहीं करेंगे, ऐसे बात किया करेंगे, समझे? जब सबके हाथ में 5G आ जाएगा तो लोग वीडियो कॉल ही करना पसंद करेंगे। खैर,
तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं 2G की। अभी तो 5G तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे 2G की बात करें। 2G स्कैम वाज द अकीलीज हील फॉर कांग्रेस पार्टी बिफोर 2014। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके पहले मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे और भले उनको बोला जाता था कि ये बोल नहीं पाते हैं और ये सब है, लेकिन वो ज्ञानी आदमी थे। आज जब नोटबंदी हुई और उसके बाद कोरोना वायरस में हमें देश को समस्या आई, नेगेटिव में हमारी जीडीपी चली गई, तब हम मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं कि हाँ वो भी बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे। कम से कम शायद देश की आर्थिक हालत इतनी खराब नहीं होती अगर वो बने रहते। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में एक बहुत बड़ा अपराध हुआ। वो अपराध था 2G स्कैम। जितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, जितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी का राजपाट है, अगर आप नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक की पूरी यात्रा देखें तो बहुत दिन कांग्रेस ने राज किया। तो कांग्रेस अपने आप में क्या है? अकीलीस है, यानी कि बहुत मजबूत पार्टी। लेकिन उस पार्टी ने एक गलती क्या की? 2G स्कैम की गलती की। उस पार्टी के पूरे कार्यकाल को अगर देखा जाए तो 2G स्कैम एक छोटा सा हिस्सा है उसका पूरे कार्यकाल का, लेकिन उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए शायद हार गई है। अब तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री भारत को मिल ही नहीं पाएगा, शायद कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि अकीलीस हील एक कमजोर पक्ष है किसी मजबूत चीज का, किसी मजबूत चीज का कमजोर पक्ष, इतना कमजोर जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाए। अब आपका सवाल आया कि सर हील हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो हील जैसे और भी सारे शब्द मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे अकीलीस हेल हो गया, देखिए थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक और सब कुछ गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको हील से जुड़े हुए और शब्द बता देता हूं। एक तो मैंने लिखा हेल, हेल अलग चीज होती है बच्चों, ये हील अलग होता है, ये हील अलग होता है, और एक और हो गया हिल, ठीक है। तो पहली बात तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, हेल, हील, इसमें लंबी की मात्रा, ये भी हील लंबी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, और यहाँ पे हिल, यहाँ पे छोटी की मात्रा। तो देखिए पहला वाला जो हेल है उसका मतलब है क्या? नर्क। दूसरा वाला हील जो है इसका मतलब होता है सही होना, दर्द सही हो जाना, हील करना, ठीक है, दर्द सही हो जाना, यानी कि दर्द चला जाना, ऐसे बोलना। और ये हील का मतलब हो जाता है एड़ी, पांव में जो एड़ी होती है ना, और उसी एड़ियों को उठाने के लिए हाई हील की आवश्यकता होती है ना। और आ जाता है हिल, ये हिल का मतलब है क्या? पहाड़ी, ठीक है। तो अब सारे शब्द आपने सीख लिए। आप कमेंट्स में बताइए अगर इनसे मिलता जुलता और कोई वर्ड हो जो मैंने मिस किया हो, तो उसकी भी मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। तो अब आते हैं एड फ्यूल टू फायर। देखिए फ्यूल का मतलब होता है क्या? घी नहीं, ईंधन, और फायर माने आग। जैसे आग में घी डालना हम लोग जानते हैं, तो उसी तरह है एड फ्यूल टू फायर। तो कोई चीज पहले से गड़बड़ हो उसको और ज्यादा गड़बड़ कर देना, वो हो जाता है एड फ्यूल टू फायर। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो उनकी लड़ाई को बढ़ा देना हो जाता है एड फ्यूल टू फायर, ठीक है। यानी कि मामले को और ज्यादा बेकार कर देना और ज्यादा खराब कर देना, मेक मैटर वर्स, मतलब जो भी मामला बिगड़ा हुआ है उसे और ज्यादा बिगाड़ देना। अब क्या हुआ कि कोरोना आने से पहले ही बच्चों अमेरिका और चीन में लड़ाई चल रही थी। लड़ाई यानी केवल तनातनी वाली लड़ाई, है ना। यहाँ पर वो लोग बिल्कुल सीधा एक दूसरे पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग
अपना बिजनेस में एक दूसरे पे बाधा पहुंचा रहे हैं, अमेरिका और चीन। फिर कोरोना आ गया और ट्रम्प भाई साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने काफी सारा बिजनेस रोक दिया, बोल दिया कि चाइना का माल जो है वो यूएस में उतरेगा ही नहीं, बहुत सारा माल, मतलब बहुत सारी चीजों पे उन्होंने पूरा तरह बैन तो कभी कोई कंट्री को किया ही नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा बैन लगा दिए गए थे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोविड-19, अब तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता ही चुका हूं, एडेड फ्यूल टू फायर इन द अमेरिकन चाइनीज ट्रेड रिलेशंस, यानी कि इनके ट्रेड रिलेशन, व्यापार के संबंध जो थे वो पहले से ही बिगड़े हुए थे। उस बिगड़ाल में कोरोना आ गया और जिसका सबसे बड़ा शिकार अमेरिका हुआ, और अमेरिका ने कहा कोरोना पैदा किसने किया, चीन ने किया, तो अब भाई हम तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तुम पहले हमें बीमारी भेज रहे थे, अब उसके बाद मास्क भेज रहे हो, तो हम अब तुमसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा ट्रंप जी ने कहा। तो एडेड फ्यूल टू फायर, और अब तो वैसे ट्रंप जी निकाल दिए गए हैं, नया आदमी आ गया। नया आदमी कौन आ गया बताइए भाई? हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है वो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के। तो अब हम लोगों ने सीख लिया एड फ्यूल टू फायर।